India. That is, recognizing and fostering the unique capabilities of each student, creativity and critical thinking to enhance student design creation, multidisciplinary and holistic education. Now, to continue with this discussion, I request the coordinator of the program and this workshop, Mrs. Bindya Balwal, Academic Officer, an eminent educationist also and faculty of SERT, to please come on the dais to put more light on this topic. Ma'am, please. Once again, तो सुबह से हमारा काफ़ी डिले हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। हम लोग यहाँ पर गैदर किस लिए हुए हैं, आप सबको पता चली गया अब तक कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट आइटम्स को हमने यहाँ पर बनाना है। उससे पहले कोई क्राइटेरिया हमें रखना पड़ेगा कि हमने किस चीज़ को दिमाग में रख के ये आइटम बैंक रेडी करना है। तो NEP 2020 आप सबको पता है कि किस तरह से उसने ट्रांसफॉर्म किया है हमारे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो किस पे है, कंटेंट बेस्ड से हटके अब हमारी जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। बार बार इस वर्ड का यहाँ पर जब भी आपने NEP का ड्राफ्ट पढ़ा होगा तो उसमें बार बार ये शब्द यूज हुआ है, कॉम्पिटेंसी। सो व्हाट एक्चुअली कॉम्पिटेंसी इज, आप सबको पहले ही पता होगा। वैसे कॉम्पिटेंसी क्या है, नॉलेज प्लस स्किल प्लस एटीट्यूड, तीनों चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल जो मेथड रहा है असेसमेंट का अगर हम बात करें तो उसमें जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, आपको भी याद होगा, तो हमें एक स्कोर कार्ड मिल जाता था जिसपे स्कोर होता था इतना % हमने स्कोर किया है, और वही स्कोर बताता था कि ये बच्चा जो है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बुरी है, एवरेज है, एक्सीलेंट है, इस तरह से, है ना। लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट में हमारा जो फोकस है वो किस पे है, या NEP 2020 का फोकस किस पे है कि क्या बच्चा जो लर्निंग आउटकम्स डिफाइन किए गए हैं, जो ऑलरेडी NCF स्कूल एजुकेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें करिकुलर गोल्स हैं, उसमें लर्निंग आउटकम्स भी दी है, कॉम्पिटेंसीज भी दी हैं, क्या वो बच्चा वो कॉम्पिटेंसीज को अटेन कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसीज क्या है कि बच्चा जो नॉलेज उसने गेन किया है, जो स्किल उसने गेन किया है, उसको रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जो भी चीजें वो सीख रहा है उसको रियल लाइफ में वो कैसे अप्लाई कर रहा है, तो दैट इज कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसीज हम किस तरह से गेन कर सकते हैं, पहला तो थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस, है ना, लाइफ एक्सपीरियंस से भी कुछ कॉम्पिटेंसीज हम गेन करते हैं, थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, देन थ्रू सेल्फ हेल्प प्रोग्राम्स या थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। कॉम्पिटेंसीज के फीचर्स क्या है, पहला तो बीइंग एबल टू डू द जॉब, जो भी चीज हमें सिखाई जा रही है हम उसको एक्चुअली में खुद भी अप्लाई कर पा रहे हैं। देन नोइंग हाउ एंड व्हाई थिंग्स आर डन, सबसे पहले तो जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, ये हमें क्लियर हो। उसके बाद अगर चीजें कुछ बॉटलनेक्स आती हैं, कुछ बॉटलनेक्स या कुछ ऑब्स्टैकल्स आती हैं, उसमें हम किस तरह से रियल लाइफ में उसके साथ डील करेंगे टू गेट दी डिजायर्ड आउटकम। एंड देन नोइंग द राइट अप्रोच टू डू द वर्क प्रॉपरली एंड सेफली, ठीक है। इसके बारे में चोबर सर नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। ये ऑलरेडी B.Ed में आप लोगों ने सबने इसके बारे में पढ़ा होगा। फोटोग्राफ लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, वी शेयर दिस विद यू, पूरी PPT आप ही के लिए बनाई है, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट बेसिकली क्या है, यही जो मैंने आपको बताया, कैप्चरिंग स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड इन डिफरेंट एरियाज एंड देयर एप्लीकेबिलिटी इन रियल लाइफ सिचुएशंस। और इससे कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट से जब हम बच्चे की कॉम्पिटेंसी चेक कर रहे हैं कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे को हुई है या नहीं, इससे हमें क्या फायदा होता है एज ए टीचर, हमें ये पता चलता है कि हमारी टीचिंग, हमारी जो पेडागोजी है, क्या उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत हमें है या नहीं, ठीक है। एंड इट इज नॉट कन्फाइंड टू ग्रेड्स एंड मार्क्स बट एक्सपेंड्स टू स्टूडेंट्स मास्टरी ऑफ स्किल्स, फीडबैक्स टू स्टूडेंट्स एंड इंप्रूवमेंट इन देयर परफॉर्मेंसेस, ठीक है। तो ट्रांजिशंस क्या है, ट्रेडिशनल असेसमेंट और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, क्या ट्रांजिशन हुई है इस पे, इसको 5 P's में मैंने लिखा है। पहला है प्रोसेस, आइसोलेटेड टू इंटीग्रेटेड, है ना। पहले हम सिर्फ स्कोर्स तक सीमित है, अब हम बहुत सारी चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं। क्या नॉलेज एडिक्वेट हमने बच्चे को दिया है,
क्या जो स्किल चाहिए वो स्किल हम उसे दे पाए हैं, वो स्किल सेट। देन एटीट्यूड, इमोशंस का भी एक रोल होता है आपकी टीचिंग में, क्या वो तीनों चीजें हम उसको दे पाए हैं क्या नहीं। तो आइसोलेटेड से अब ये जो असेसमेंट है कैसी हो गई है, इंटीग्रेटेड। एंड मोर ओवर आपने देखा होगा कि अब जो असेसमेंट्स है उसमें फॉर्मेटिव, समेटिव, है ना, और डायग्नोस्टिक, ये सब असेसमेंट्स जो है इकट्ठा करके हम जो है वो रिजल्ट बताते हैं। देन प्रायोरिटी यहाँ पर क्या है, इवैल्यूएटिव नहीं है, पहले इवैल्यूएटिव थी, है ना। इवैल्यूएटिव में क्या होता है, हम स्कोर देके बता रहे हैं कि बच्चा किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, हम एक जजमेंट पास कर रहे हैं बच्चे के लिए, हम एक जजमेंट पास कर रहे हैं कि ये बच्चा एवरेज कैटेगरी में है, एक्सीडेंट कैटेगरी में है या पुअर कैटेगरी में है। अब हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएटिव से कहाँ ट्रांजिशन हुआ, टू रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम फ्रॉम स्कोर्स टू एविडेंस, ठीक है। जैसे एचपीसी की बात अभी मैम ने की यहाँ पर, तो एचपीसी बेसिकली क्या है, एविडेंस, बच्चा किस वाली कॉम्पिटेंसी पे वो इस समय है, किस लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी पे वो है। देन पर्पस है फ्रॉम इक्वालिटी टू इक्विटी, इसके बीच में डिफरेंस सभी को पता ही होगा, है ना। इक्वालिटी एंड इक्विटी, हर मुझे लगता है हर ट्रेनिंग में वो एक छोटा सा एक वो पिक्टोरियल इसकी डिपिक्शन दिखाते हैं वो, है ना। इक्वालिटी इज गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल एंड इक्विटी इज इक्वल नहीं, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा दोगे, जैसे इंक्लूसिव में बात होती है वहां पर बच्चों को ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ती है, ज्यादा एडवांटेजेस देनी पड़ती हैं। तो अब हम इक्वालिटी से किसकी तरफ आ रहे हैं, इक्विटी की तरफ। देन पार्टिसिपेशन फ्रॉम कंट्रोल टू कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पर जब बात हो रही है तो आपने देखा होगा एचपीसी देखा है आप सभी ने, एचपीसी पे सेल्फ असेसमेंट भी है ना, बच्चा अपने आप को खुद भी असेस कर रहा है कि वो किस स्टेज पे है, वो क्या कर पा रहा है, वेदर ही इज एंजॉयिंग द एक्टिविटी और नॉट। और वहां पे जो एक्टिविटीज है उसके हिसाब से आई एंजॉय डूइंग दिस एक्टिविटी, टिक इस तरह से है उसमें दिया हुआ। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है, मतलब बच्चा खुद भी अपनी लर्निंग को लेके यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है विद टीचर्स, जो कि पहले क्या था, प्रॉपर कंट्रोल, ठीक है ना। पहले क्या था कि टीचर जो है वो क्लास में आया, टीचर ने ही सब कुछ देखना है। देन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट में, तो पहले तो हमारी असेसमेंट शुड ऑलवेज अलाइन विद द करिकुलम, है ना, करिकुलम के साथ उसकी अलाइनमेंट चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ज्यादा स्ट्रेस है, अगर आपने सीबीएसई का देखा होगा सिस्टम, वहां पर 70% जो उनकी असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव बेसिस पे है, और वेरी सून हमारे यहाँ पर भी यही वाला जो है वो फॉलो होगा। तो फॉर्मेटिव में क्या होता है, जो आपका प्री एनालिसिस फॉर्म मैंने शेयर किया था उसमें कुछ लोगों ने फॉर्मेटिव का गलत भी बीच में उसका आंसर लिखा हुआ है। तो फॉर्मेटिव जो है वो एंड में नहीं होती, बहुत सारे लोगों ने उसमें एंड में टिक किया है, वो ड्यूरिंग, है ना। फॉर्मेटिव में क्या होता है कि आपके पास एक चांस होता है टू इम्प्रूव योर पैडागोजिकल प्रोसेसेस, आपको पढ़ाते पढ़ाते ही पता चल रहा है कि क्या बच्चे ने ग्रास्प किया है क्या नहीं, है ना। जब आप पढ़ा रहे हैं, जब आप लेक्चर ले रहे हैं, कुछ बता रहे हैं उनको, अगर आप साथ साथ ही बीच बीच में बच्चों को उठा के पूछ रहे हो, बताओ अभी ये करवाया इसके बारे में बताओ, है ना, 3-4, अगर 60% ऑफ द क्लास आपको लग रहा है अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, तो दैट मीन्स आपके पढ़ाने का तरीके में कुछ गड़बड़ है, तो आपको दोबारा से उसको अलग तरीके से, तो दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट जो साथ साथ आप कर रहे हो, ठीक है। देन हाई ऑर्डर स्किल्स, किसी ने ईवीएस का शेयर भी किया है इसमें क्राइटेरिया, जिसमें पिसा बेस्ड क्वेश्चंस की भी बात की है। तो अनफॉर्चुनेटली आपको पता होगा कि पिसा में जब इंडिया ने 2009 से शायद, है ना, 2009 में जब पिसा बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं जो पूरे इंटरनेशनली OECD कंट्रीज के लिए है, वो वहां पे इंडिया की परफॉर्मेंस जो रही थी वो आउट ऑफ 73 कंट्रीज कौन सी रही होगी, सोचो। 72, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने कभी डेयर ही नहीं किया उन क्वेश्चंस को, है ना, अपने भेजे ही नहीं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये काफी हाई ऑर्डर स्किल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारी रीजन क्या है कि हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की तो हम बात करते हैं, बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट तभी पॉसिबल है जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होगी, है ना। जब तक वो नहीं होगी तब तक हम इस पे नहीं आ सकते। तो क्लासेस पे पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, जितनी ट्रेनिंग्स इस समय, जितने ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वो सब इसी पे फोकस है
कि हमें पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन लाना है, उसके बाद ही होगा। तभी बच्चे जो है हाई ऑर्डर स्किल्स वाले क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे, जिसमें क्रिएटिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, इवैल्यूएटिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, एनालाइजिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, या एप्लीकेशन पार्ट भी इसमें आ जाता है। देन होलिस्टिक डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर हम को करिकुलर एक्टिविटीज को भी साथ लेके चलते हैं कॉम्पिटेंसीज में। देन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, इसकी बात तो पता ही है आपको, इंक्लूसिव एजुकेशन पे कितना स्ट्रेस है इस समय एनईपी में। तो जो ऐसे कुछ CWSN स्टूडेंट्स हैं, CWSN पता है सभी को, है ना, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनको जो फोकस उन पे भी आपने करना है, क्योंकि उनकी नीड्स बाकी वाली क्लास से थोड़ी अलग होंगी। देन रियल लाइफ कंटेक्चुअलाइजेशन, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट जो है उस पे ज्यादा आपका किस पे फोकस होना चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशंस, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कोई केस आपने उनको केस स्टडी दे दी, उसी पे बेस्ड आपने क्वेश्चंस पूछ लिए। देन ये तो चलो इसमें नहीं आएगा, टीचर ट्रेनिंग, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट के लिए हमें टीचर्स को ट्रेन करना है। देन पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, एंड देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे लोग आपके ग्रुप में भी कह रहे थे वी डोंट हैव लैपटॉप्स, वी डोंट, तो आईसीटी इंटीग्रेटेड टीचिंग की बात हो रही है एनईपी में, तो अब तो आप सबके पास लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी अगर हम लेके आते हैं अपनी टीचिंग में, तो इट मेक्स आवर टीचिंग मोर जॉयफुल, इंगेजिंग, है ना। किसी ने पहले भी यहाँ पे अगर किया होगा कोई प्रोग्राम अटेंड, तो आपने देखा होगा जब हम क्विज़ेस करवाते हैं या वर्ड वॉल करवाते हैं, तो कितना इंटरेस्टिंग सा माहौल हो जाता है उस समय, है ना, कि सब देखते हैं उनका नाम आ रहा है, कितने मार्क्स आए, किसने टॉप किया। तो इस तरह की चीजें जब हम क्लास में करेंगे, क्लासरूम में करेंगे, तो कितना जॉयफुल एटमॉस्फेयर हमारी क्लास में होगा, कितना अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों के लिए होगा। उसके बाद जो जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, दैट इज डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट आइटम्स। अभी हम फाउंडेशनल स्टेज को नहीं ले रहे, क्योंकि फाउंडेशनल स्टेज जो है वो ईसीसी डिपार्टमेंट है जो जिसने टेक ओवर किया है इसके असेसमेंट आइटम्स बनाने के लिए। तो हम इस वर्कशॉप में सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, क्लास 3rd, 4th एंड 5th प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। ऑल्दो टफ है, लेकिन वही बात है कि कुछ काम SCRT के स्टाफ ने ऑलरेडी किया हुआ है, वही मैंने आपसे शेयर किया था सुबह भी, 50% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन। तो वो लोग आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें अगर आपको लगता है कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो आप अपने इनपुट्स दे सकते हो, और उनके साथ मिलके ही आपने आगे वाला ये काम जो है वो करना है। अब आइटम का मतलब यहाँ पर क्या है, असेसमेंट से रिलेटेड जब भी आइटम वर्ड आएगा तो इसका मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आइटम बैंक जो हमने बनाना है वो क्वेश्चन बैंक बनाना है, वो एक टीचर के लिए आप एक तरह से कह सकते हो एक टीचर रिसोर्स मटेरियल तैयार हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस। देखो जब हम उस तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तो टीचर्स तक पहुंचेंगे, उनको पता चलेगा कि हमने पढ़ाना किस तरीके से है कि बच्चा इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर दे पाए, ठीक है। तो इन अ वे ये हेल्प करेगा टीचर्स को अपने पैडागॉजिकल अप्रोच को ठीक करने में, ठीक है। तो टेस्ट जब इसका मुझे लगता है कोई इसकी नीड नहीं है, स्किप करते हैं। तो जब आपने CBA आइटम्स बनानी है तो मेन हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं MCQs पे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट में होते हैं वो या तो सिंपल MCQ होंगे या कॉम्प्लेक्स वाले MCQ होंगे। कॉम्प्लेक्स MCQs पे आ जाते हैं मल्टीपल सिलेक्शन, असर्शन एंड रीजनिंग, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, केस बेस्ड एंड सीक्वेंसिंग, ठीक है। और जो सिंपल MCQs है इन सब की मैंने एग्जांपल साथ साथ रखी है। जैसे सिंपल MCQ की बात करें अगर हम, पहले तो MCQ में क्या क्या चीजें होती हैं, पहले स्टेम, देन ऑप्शंस। ऑप्शंस में दो चीजें होती हैं, एक की और डिस्ट्रैक्टर्स। स्टेम हो गया जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, आपने जो क्वेश्चन बच्चे से पूछा दैट इज स्टेम। ऑप्शंस जो आपने दी है उसमें एक तो होगा करेक्ट आंसर, बाकी सब क्या होंगे, इनकरेक्ट। तो जो करेक्ट आंसर है उसे हम क्या बोलते हैं की, जो इनकरेक्ट आंसर्स है उन्हें क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रैक्टर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ, ठीक है। तो ये आपने ये दे दिए डिस्ट्रैक्टर्स और साथ में क्या दे दी की। तो ये जो है ये आपका क्या है, स्टेम, ठीक है। उसके बाद स्टेम कंस्ट्रक्शन में किन चीजों का ध्यान रखना है आपने, या तो क्वेश्चन फॉर्म में होगा या कंप्लीशन फॉर्म में। कंप्लीशन फॉर्म में का मतलब है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। जो इनकम्प्लीट होता है आप बच्चों को बोलते हो उसको कंप्लीट करो, इस तरह से हो सकता है। और जब कंप्लीशन फॉर्मेट आप यूज कर रहे हो
तो एक चीज का ध्यान रखते हैं कि जो ब्लैंक है, कंप्लीशन फॉर्म में जो ब्लैंक है वो बिगिनिंग में या मिडल ऑफ द स्टेम में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, लास्ट में, ठीक है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, लास्ट में। देन स्टेम में जो आपकी डायरेक्शंस है वो क्लियर होनी चाहिए। वर्डिंग का आपने स्टेज स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि किस क्लास के बच्चे के लिए आप वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, उसकी वर्डिंग, उस पे इंग्लिश जो आप यूज कर रहे हैं वो उसी लेवल की होनी चाहिए। एंड ज्यादा विंडो ड्रेसिंग होता है ना, जब हम कोई चीज ज्यादा दिखाने की, है ना, कुछ ज्यादा फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं जो बच्चे को कंफ्यूज कर सकती है, वो हमने अवॉइड करना है। एंड जो हमारा मेन जिसके लिए हमने वो क्वेश्चन पूछा है, जिसपे कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए पूछा है, वो एकदम क्लियर उसमें होना चाहिए। सिंपल एमसीक्यू की बात कर रहे थे पहले हम, तो ये सिंपल एमसीक्यू है, ठीक है, आंसर सबको पता ही होगा इसमें, है ना। उसके बाद मल्टीपल सिलेक्शन। मल्टीपल सिलेक्शन क्या है कि इसमें तीन चीजें आपको स्टेम में ही दी हुई है, ये मल्टीपल सिलेक्शन है क्योंकि तीन चीजें आपको किस पे ही दी है, स्टेम में। स्टेम में ही आपको तीन अलग अलग चीजें हैं जिनमें से आप एक से ज्यादा चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका स्टेम जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक है। A jogger kept his water bottle on the ground and started to jog on a track. He observed that he remained at the same distance from the bottle. Which track could he have been running on? तो ये आपके सामने है तीनों चीजें, ठीक है। तो कौन से वाले ट्रैक में है वो बताएं। उसने एक बॉटल रख दी, ये तीन ट्रैक्स है ना। जॉगर ने एक जगह पे अपनी बॉटल रख दी और जब वो कर रहा था उसने देखा कि जहां उसकी बॉटल है, जितना भी वो जॉग कर रहा है डिस्टेंस सेम है। सर्कल में ऐसा हो सकता है ना, इसमें नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में देखो, क्योंकि हमें मल्टीपल चीजें दी हैं, अपने एक इसमें सिलेक्ट करना है, इसलिए इसको मल्टीपल सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। देन इससे देखो बच्चे को सिंपल सी चीज है कि हम बच्चे को बोलते हैं ना, रेडियस जो है वो सेम डिस्टेंस का रहता है ना। तो उस चीज को थोड़ा इस तरह से दिया गया है कि एप्लीकेशन के साथ साथ दी गई बच्चे को। देन बात करें अगर हम असर्शन एंड रीजन की। असर्शन और रीजन ये दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको पता है इस बारे में, है ना। असर्शन जो है वो फैक्ट है, आपने एक फैक्ट दे दिया, और जो रीजन है आपने ये देखना है कि क्या वो रीजन जो वो फैक्ट दिया हुआ है उसको जस्टिफाई करता है ना। अगर दोनों सही है, क्या ये जो जस्टिफिकेशन है ये यहाँ अप्लाई होती है कि नहीं। सेकेंड केस में दोनों करेक्ट है पर ये इसकी सही जस्टिफिकेशन नहीं है, और इसमें अगर एक सही है एक गलत है, और अगर दोनों गलत है, ठीक है, और या असर्शन जो है वो रॉन्ग है और रीजन गलत है। तो ये चारों ऑप्शंस आपको दी हुई है। असर्शन एंड रीजन में देखो, पहला है अर्थ एक्सपीरियंसेस द रेगुलर साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। करेक्ट है, ये करेक्ट है ना स्टेटमेंट। दूसरा, इसका मतलब करेक्ट है, तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि असर्शन तो करेक्ट है, ये तो पहले ही क्रॉस हो गया। उसके बाद अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट, ये इसमें आ गया बोथ आर करेक्ट में, ठीक है। बट क्या ये इसका रीजन है डे एंड नाइट का, इस वजह से है? नो, डे एंड नाइट किस वजह से है? रोटेशन की वजह से है। सो दैट मींस बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन जब बच्चे करेंगे तो उनकी जो थिंकिंग स्किल्स है वो इंप्रूव होंगे, ठीक है। देन कम्स मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। इसमें क्या आंसर्स मैंने शायद नहीं रखे हैं। मल्टीपल करेक्ट आंसर्स एमसीक्यू, जिसपे करेक्ट आंसर एक नहीं होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट्स टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑन योर नोटबुक्स, 4 of them drew them in the following way, which of them is correct? आई गेस मैंने शायद रखे हैं, आंसर नहीं रखे हैं। अब आप बताएं इसमें से रेक्टेंगल क्या कौन कौन सा है? एक से ज्यादा ही है ना, ठीक है, तो वो आपने बता देना है। तो स्क्वायर्स भी, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल ना, शायद मैथ्स वाले सर है ना। ए एंड बी इज राइट हियर, ये पैरेललोग्राम्स है शायद, हाँ ए और बी आएगा इसमें। तो इसमें दो करेक्ट है। अभी इसमें दिस इज इनकम्प्लीट, अभी इसमें मैंने की दी नहीं है, की और डिस्ट्रैक्टर्स नहीं दी, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे केस बेस्ड एमसीक्यूज। तो केस बेस्ड में हम पहले क्या देते हैं, एक पूरी केस स्टडी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा जा रहा है वहां से, ठीक है। ठीक है, हम
क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है सारे अपने अपने, बट ऐसे आपको बता रही हूँ एक केस स्टडी दी है जो ताजमहल का जो मार्बल है वो खराब हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये सब इसमें दिया हुआ है और इसी के हिसाब से आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे केस बेस्ड है, तो इससे बच्चे की रीडिंग एबिलिटी कि उसने क्या अच्छे से इसको रीड किया है या नहीं, वो यहाँ पे इनहांस होगी। ठीक है, सीक्वेंसिंग वाली जो एमसीक्यूज है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं हम। सीक्वेंसिंग वाले जो एमसीक्यूज है उसमें आपने देखो, आपने यहाँ पे 4 चीजें दी हैं और इसका सही सीक्वेंस बताना है बच्चे को। ठीक है, तो बच्चा सोचेगा इसमें क्या सही, क्या चीज पहले आएगी, क्या चीज बाद में आएगी। जैसे ये है लो क्रॉप यील्ड, अनएक्सपेक्टेड ड्रॉट, प्राइस ऑफ फूड ग्रेन राइसेस, लो सप्लाई ऑफ ग्रेन। तो क्या होगा सबसे पहले, सूखा पड़ा, then उसके बाद लो सप्लाई होगी तो फिर क्या हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो उसी हिसाब से बच्चा जो है वो करेगा। ठीक है, तो जब भी हम ये ऑप्शंस बना रहे हैं उस समय किन चीजों का ध्यान रखना है, ये वही लिखा हुआ है। एक तो आप जितने ज्यादा ऑप्शंस रखें अच्छा है, बट रिसर्च हुई है कि 4 से ज्यादा ऑप्शंस नहीं रखने चाहिए। ठीक है, तो आइडियल जो माना जाता है ऑप्शंस वो माने जाते हैं 4, तो 4 ऑप्शंस आपने बच्चे को देने हैं। देन ऑप्शंस को भी आपने लॉजिकल ऑर्डर में देना है। कोशिश ये करनी है कि ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही अनरिलेटेड चीज आपने ऑप्शन में दे दी है। ठीक है, देन इंडिपेंडेंट ऑप्शंस होने चाहिए, ओवरलैप नहीं होने चाहिए। ऊपर एक ऑप्शन लिखा आपने, उसी को दोबारा ऐड करके उसमें कुछ और लिख दिया, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑप्शंस होने चाहिए। और जो आपकी ऑप्शंस की लेंथ है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस की या डिस्ट्रैक्टर छोटे छोटे होने चाहिए। और ये जो वर्ड्स है, हालांकि हम यूज करते हैं ये एमसीक्यूज में, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, कोशिश करना है अवॉइड करना है इनको, क्योंकि बच्चों को जब ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव दिखता है तो बच्चे उसी को टिक करते हैं बिना सोचे, दिमाग को लगा। ठीक है, हाँ, तो ये रिसर्च हुई है इसमें कि बच्चे जब देखते हैं ना ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, उनको लगता है यही सही होगा तो वो टिक कर देते हैं। तो ये हमें अवॉइड करना है। ठीक है, और पॉजिटिव ऑप्शंस को रखना है। नेगेटिव वाले ऑप्शंस होते हैं ना, कई बार हम पॉजिटिव चीज को भी थोड़ा नेगेटिव है ना करके, वर्ड कोई ना कोई नेगेटिव यूज करके उसको दिखा देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, देन डिस्ट्रैक्टर्स, जब हम इनकरेक्ट ऑप्शंस जो हम बना रहे हैं उस समय भी आपने क्या ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्टर्स में जो कॉमन एरर, जैसे देखो वो वाला क्वेश्चन था असर्शन और रीजन वाला, है ना, डे एंड नाइट वाला, हल्का सा ही फर्क था, है ना, रिवॉल्व्स या रोटेट्स, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो इस तरह के ऑप्शन देने हैं कि जो थोड़ा सा स्लाइटली सा जिसमें वो हो, जिसमें मतलब बच्चे के रियल जो थिंकिंग स्किल्स है वो निकल के बाहर आए। उसके बाद इनकरेक्ट फ्रेजेस वगैरह जो है वो हमें नहीं देने हैं, फेमिलियर और ट्रू स्टेटमेंट्स दैट डू नॉट करेक्टली आंसर द आइटम्स, ऐसी भी नहीं देनी है कि स्टेटमेंट सही हो लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर नहीं है, वो सही होती है तो बच्चे को लगता है कि ये जो लिखा हुआ है ये सही है, इसी को टिक करो, जबकि वो रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन से। ठीक है, तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। एंड अवॉइड द यूज ऑफ ह्यूमर व्हेन डेवलपिंग द आइटम। ठीक है, क्योंकि फिर वो बच्चे ह्यूमर देख के बच्चे भटक जाते हैं, तो आपने ह्यूमर जो है वो कम यूज करना है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो आगे का आपको जो है वो चोबर सर बताएंगे क्राइटेरिया क्या रहेगा।